इतिहास में ना अक्सर बड़ी दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शंस मिलती हैं। आज हम एक ऐसे ही साम्राज्य की कहानी समझेंगे। एक ऐसा राजवंश जो एक जबरदस्त तख्तापलट से पैदा हुआ, लेकिन जिसके दौर में कला अपने चरम पर पहुंची। ये कहानी है शुंग साम्राज्य की, जो हिंसा और सृजन के बीच की एक अनोखी दास्तां है। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? पहले देखेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, फिर शुंग वंश कैसे उभरा। हम उनकी धार्मिक नीतियों को समझेंगे, खासतौर पर बौद्ध धर्म के साथ उनके उलझे हुए रिश्ते को, और आखिर में उनकी शानदार कलात्मक विरासत और एग्जाम के नजरिए से सबसे जरूरी बातों पर ध्यान देंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी भी नई चीज के उगने के लिए पुरानी चीज का खत्म होना जरूरी है ना? शुंगों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये शुरू होती है उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की राख से। जरा सोचिए, करीब करीब 150 साल तक मौर्य वंश, जिसमें अशोक जैसे महान सम्राट हुए, वो पूरे भारत पर राज कर रहा था। एक बहुत बड़ी स्थापित शक्ति थी। मतलब ऐसा लगता था कि ये तो हमेशा ही रहेगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। इतना बड़ा साम्राज्य जो पीढ़ियों तक चला, उसका अंत हुआ एक ही झटके में, एक ऐसे एक्ट से जिसने सत्ता का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। और इसी पावर वैक्यूम से एक नए राजवंश का उदय हुआ। ये था शुंगों का दौर, और इसकी कमान संभाली एक बहुत ही एम्बिशियस सेनापति ने। तो सवाल उठता है, ये पुष्यमित्र शुंग आखिर थे कौन? देखिए, वो कोई बाहर से नहीं आए थे, वो मौर्य सेना के ही कमांडर इन चीफ थे। और उन्होंने जो किया वो बहुत ड्रामेटिक था। एक मिलिट्री परेड के दौरान सबके सामने उन्होंने आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और सीधे सत्ता पर काबिज हो गए। ये एक बहुत ही बोल्ड और कह सकते हैं क्रूर तख्तापलट था, जिसने एक नए युग की शुरुआत कर। अच्छा, तो जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। शुंग साम्राज्य की स्थापना हुई 185 बीसीई में। राजधानी पहले तो पाटलिपुत्र ही थी, जो मौर्यों की पुरानी राजधानी थी, लेकिन बाद में इसे विदिशा ले जाया गया, जो आगे चलकर आर्ट और कल्चर का एक बड़ा सेंटर बना। और ये राजवंश चला करीब 112 साल, 73 बीसीई तक। अब देखिए, जब सत्ता बदलती है तो सिर्फ राजा नहीं बदलता, बहुत कुछ बदलता है। शुंगों के आने के साथ एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव भी आया। मौर्यों के समय में बौद्ध धर्म पर बहुत जोर था, लेकिन अब वैदिक यानी ब्राह्मणवादी परंपराओं का एक जोरदार रिवाइवल हुआ। अब सवाल ये है कि हमें इस रिवाइवल के बारे में पता कैसे चलता है। तो इसके लिए हमारे पास लिटरेरी एविडेंस है, जो बहुत दिलचस्प है। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ये बदलाव एक तरह से मौर्यों के बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने का रिएक्शन था। महाकवि कालिदास का एक मशहूर नाटक है मालविका अग्निमित्रम। उससे हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र ने राजसूय यज्ञ करवाया था। ये एक बहुत बड़ा वैदिक अनुष्ठान होता है, जो राजा अपनी संप्रभुता साबित करने के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, नाटक में ये भी बताया गया है कि पुष्यमित्र के पोते वसुमित्र ने यज्ञ के घोड़े की रक्षा करते हुए सिंधु नदी के किनारे यवनों यानी ग्रीक्स को हराया था। तो ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, ये इस बात के पक्के सबूत हैं कि वैदिक रिचुअल्स और मिलिट्री पावर का प्रदर्शन दोनों ही शाही संरक्षण में लौट आए थे। और यहीं पर शुंग साम्राज्य की कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो ये ब्राह्मणवादी रिवाइवल चल रहा था, और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के साथ उनका रिश्ता। ये एक ऐसा सवाल है जिसने इतिहासकारों को आज तक उलझा रखा है। तो क्या वो सच में बौद्धों पर अत्याचार करते थे? कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जो पुष्यमित्र शुंग को एक बहुत ही क्रूर शासक के तौर पर दिखाते हैं, कि वो मठों को नष्ट कर रहे थे, भिक्षुओं को मार रहे थे। ये एक बहुत ही सीरियस आरोप है, लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? क्योंकि जब हम किताबों से हटकर जमीन पर मौजूद सबूतों को देखते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को, तो एक बिल्कुल ही अलग और कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स तस्वीर सामने आती है। जो पत्थर हमें मिले हैं वो तबाही की नहीं, बल्कि निर्माण की कहानी कहते हैं। तो यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जिन शुंग शासकों पर बौद्ध धर्म को दबाने का आरोप है, उन्हीं के दौर में सांची और भरूच जैसे सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों का विनाश नहीं हुआ, बल्कि उनका अभूतपूर्व विस्तार और सौंदर्यीकरण हुआ। जरा सोचिए, अशोक के बनाए स्तूपों का साइज लगभग डबल कर दिया गया। लकड़ी की पुरानी रेलिंग की जगह पत्थर की खूबसूरत नक्काशीदार रेलिंग, जिन्हें वेदिका कहते हैं, वो लगाई गई। और सबसे खास बात, उन्होंने ये बड़े बड़े सजे धजे दरवाजे यानी तोरण बनवाए,
जो आज शुंग कला की पहचान है। ये उस तस्वीर से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता जो कुछ किताबें हमें दिखाती हैं। और ये जो शानदार कला थी ना, ये सिर्फ राजा के पैसों से नहीं बन रही थी। हमें जो शिलालेख मिले हैं उनसे पता चलता है कि व्यापारी, आम लोग और कारीगरों की गिल्ड्स सब इन प्रोजेक्ट्स के लिए दान दे रहे थे। ये एक तरह का सोशल मूवमेंट था जो इस बात को चैलेंज करता है कि ये बौद्ध धर्म के दमन का दौर था। तो चलिए अब इस कला को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं था, ये मूर्तिकला और कहानी कहने का एक बिल्कुल नया स्टाइल था जो शुंगों के दौर में फला फूला। शुंग कला को समझने के लिए जातक कथाओं को समझना बहुत जरूरी है। ये असल में बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, जब वो कभी जानवर के रूप में या कभी इंसान के रूप में जन्म लेकर दया और ज्ञान का पाठ पढ़ाते थे। इन्हीं कहानियों को स्तूपों की रेलिंग और दरवाजों पर बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया था। ये एक तरह से विजुअल मॉरल साइंस की किताब जैसी थी। शुंग कला की अपनी एक खास पहचान है। पहली बात, बुद्ध को कभी भी इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया, उन्हें सिंबल्स के जरिए दिखाया जाता था। जैसे बोधि वृक्ष उनके ज्ञान का प्रतीक था या खाली सिंहासन उनकी मौजूदगी का। मूर्तियों पर लकड़ी की नक्काशी का असर साफ दिखता है और उनमें प्रकृति, जानवर और यक्ष यक्षिणी जैसे मिथिकल फिगर्स का बड़ा ही जीवंत चित्रण है जो लाइफ और फर्टिलिटी को सेलिब्रेट करते हैं। उसकी भौहें धनुष की मेहराब की तरह हैं, उसकी आंखें एक घुमावदार मछली, उसके होंठ कमल की पंखुड़ी, उसकी भुजाएं एक सुंदर लता। ये लाइनें उस डिटेल और खूबसूरती को दिखाती हैं जिसके लिए शुंग मूर्तिकार जाने जाते थे। खास तौर पर यक्षियों का चित्रण बहुत ही सुंदर है। ये पोएटिक डिस्क्रिप्शन दिखाता है कि वो पत्थर में भी कितनी जान डाल देते थे। इस कमाल की कला के सबसे बेहतरीन नमूने हमें 3 मुख्य जगहों पर मिलते हैं: मध्य प्रदेश में सांची और भरहूत और बिहार में बोधगया। ये जगहें आज भी शुंग कारीगरों की क्रिएटिविटी की गवाही देती हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ देख लिया है। अब चलिए उन सारे जरूरी पॉइंट्स को एक जगह समेट लेते हैं जो एग्जाम्स के लिहाज से या किसी भी सीरियस लर्नर के लिए जानना जरूरी है। ये समझ लीजिए कि ये एक क्विक रिवीजन गाइड है। तो चलिए एग्जाम के लिए फटाफट इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। संस्थापक कौन? पुष्यमित्र शुंग, ये नाम याद रखना है। टाइम पीरियड लगभग 185 से 73 बीसी तक। राजधानियां पाटलिपुत्र और विदिशा। एक जरूरी लिटरेरी सोर्स कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, जिससे हमें यज्ञ और यवन हमले के बारे में पता चलता है। मुख्य कला स्थल सांची, भरहूत, बोधगया। मैप पर इनकी लोकेशन ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा इनोवेशन पत्थर के तोरण यानी गेटवेज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए बहुत जरूरी। और धार्मिक कॉन्टेक्स्ट ये ड्यूअल है, एक तरफ ब्राह्मणवाद का रिवाइवल और दूसरी तरफ बौद्ध कला को जबरदस्त संरक्षण। बस यही है शुंग साम्राज्य का सार। और ये हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, इतिहास को एक ऐसे राजवंश को कैसे याद रखना चाहिए जिसका जन्म तो हिंसा और धोखे से हुआ, लेकिन जिसकी पहचान उसकी शानदार कला और निर्माण से बनी। शुंग साम्राज्य हमें यही याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ये हमेशा ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉम्प्लेक्सिटीज से भरा होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं।